अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन वर्ल्ड कप के मुकाबलों के दौरान हर मैच में जिस तरह हर बॉल पर मायूसी, खुशियां और दुआएं मांगने जैसी मिली जुली कैफियत में नजर आ रहे थे, आज के मैच के आगाज ने पिछली सारी कैफियत को जोशो खरोश में बदल दिया है। खिलाड़ी आज मर जाओ या फिर मरो वाली सूरत हाल में खेल रहे हैं। क्रिकेट के मद्दा इसी जज्बे के साथ मैच देख रहे हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड भले पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त टीम रही है, मगर पाकिस्तान को बिलाशुबा नफसियाती बढ़तरी हासिल है और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ ये भी एक पैंतरा है कि जिसे बेहतर टेक्निक के साथ इस्तेमाल करके यकीनी तौर पर फतह हासिल की जा सकती है। बॉलर्स ने जादूगर का काम दिखाया है, अब बल्लेबाजों को भी सामने वालों को जादू दिखाने का मौका हरगिज नहीं देना। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, टीम ग्रीन शर्ट्स। दुआ यही है नए पाकिस्तान के लिए भी, जहां नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, सोना बुलंद तरीन सतह को छू रहा है, गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल के पैसे यकीनन बढ़ेंगे, बिजली महंगी करने की तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया के वो मासूम नाकदीन जो पूछते हैं कि डॉलर महंगा होने से आपका क्या जाता है, तो जनाबे वाला समझ लीजिए कि हर चीज़ का दारो मदार डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव पर है। डॉलर का रेट बढ़ा तो आलमी मंडी में कीमत बढ़े ना बढ़े, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, तेल महंगा होगा तो गैस और बिजली की कीमत में लाजमी इजाफा होगा। 5,80,000 का हज पैकेज 6,13,000 का हो जाएगा। उम्रे का पैकेज 80,000 का, इकोनॉमी पैकेज जो अब आपको 1,15,000 का पड़ेगा। अगर आपका बच्चा कहीं बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहा है या वहाँ पर है तो उसकी फ़ीस भेजते हुए अब आपको पता लगेगा। इंपोर्टर्स हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं कि कब डॉलर की कीमत में ठहराव आए, कब काम का आगाज़ हो। बैरूनी कर्ज़ों में 1,110 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। खान साहब, मईशत जितनी भी बेहतर कर लें, लेकिन ये डॉलर के आए रोज़ लगने वाले ज़ख्म से खून यूं ही रसता रहेगा। कोशिश करें डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आ जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर को जवाज़ बनाकर एक और APC हो जाए। हेडलाइंस की जानिब चलते हैं, फिर आज के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सियासी मैदान में तूफान, अपोजिशन की शहर इक़्तिदार में बड़ी बैठक, फजल रहमान के असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ पर अपोजिशन तकसीम। JUI ANP पख्तूनख्वा मैप हामी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों की मुखालिफत कर दी। इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन होने चाहिए, इतनी जल्दी हुकूमत को मजलूम नहीं बनने देना चाहिए। नून लीग और PP का मौक़िफ़। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली कबूल करने पर इत्तेफाक। 25 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का फैसला भी हो गया। और रुपए की कदर में मजीद कमी, डॉलर की लंबी छलांग। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा हो गया, एक डॉलर 162 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 163 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद सोने को भी पर लग गए, फी तोला सोना 81,000 रुपए का हो गया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी पाकिस्तानी कौम को कि हमने कम बैक किया और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। यकीन कर लीजिए, कोशिश कीजिए अपने आप को एक चुटकी काट लें, यकीन कर लें कि ये हमारी टीम ही है जो इस वक्त ग्राउंड में फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और अब जब नेक्स्ट इनिंग का आगाज़ होगा तो यकीनन उसमें भी हम देखेंगे कि छक्के चौके जो पहली इनिंग में नहीं लग पा रहे थे अब से कुछ देर पहले तक, अब हम देखेंगे इंशाल्लाह वो छक्के चौके भी हमें दिखाई देंगे लगते हुए। तो क्या तारीख वाकई अपने आप को दोहरा रही है? हर कोई यही सवाल कर रहा था। और अभी कुछ देर पहले मैं देख रही थी कि पहला मैच किस तरह से हम हारे थे, 92 की बात करेंगे, दूसरा मैच हारे थे, तीसरा जीते थे, फिर उसके बाद वाइट वॉश बारिश का शिकार हो गए थे। तो सब कुछ 92 वाला हो रहा है। क्रिकेट शायकीन हो या साबिक खिलाड़ी हो, सब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को 92 के वर्ल्ड कप से जोड़ रहे हैं और हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा करें। खैर, इस बात क्या कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। शिकस्त और ख़राब कारकर्दगी का बाइस तनकीद का निशाना बनने वाले शाहीनों की उड़ान ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। खुद पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो बड़े हैरान हैं। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देने के बाद वर्ल्ड कप में अहम मैच है आज और न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीनों की जो कारकर्दगी है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग के सामने न्यूजीलैंड टीम पहले बैटिंग करते हुए मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। मानना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने धाक बिठा दी है।
मैच के आगाज में ही 3 खिलाड़ियों को फौरन पवेलियन भेज दिया, फौरन साइड कर दिया, कमाल कर दिया ग्रीन शर्ट्स ने। वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पाकिस्तान को सफर अगर जारी रखना है तो बकिया जो 3 मैचेस हैं बशमूल आज के, ये हर सूरत जीतना लाजमी होंगे। और जिस तरह से आगाज किया है आज हमने अब गेम का, तो ऐसा लगता है कि फतह यकीनी है, सामने वाली टीम की शिकस्त यकीनी है। पूरी कौम की और दुनिया भर में कौमी क्रिकेट टीम के परिस्तारों की नजरें इस अहम तरीन मैच। शुएब जट भी मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। शुएब, सबसे पहले तो जिस तरह से हम पिछले मैचेस में बात करते रहे हैं, बहुत एक्साइटेड होते थे और आखिर में फिर हम टीम पर तनकीद कर रहे होते थे, क्या कर रहे हैं ये, जाके खाने खा रहे हैं, फिटनेस का ख्याल नहीं रख रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फील्डिंग नहीं कर पा रहे, कैचेस छोड़ दिया, रिकॉर्ड बना लिया 14 कैचेस ड्रॉप करने का। लेकिन आज बॉलिंग फील्डिंग एक्सीलेंट, बिल्कुल एक्सीलेंट थी, लेकिन बीच में ब्रेक लग गया। बहुत अच्छी कप्तानी हमने स्टार्ट में की। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी हमने कप्तानी की स्टार्ट में। विलियमसन की विकेट आपने ले ली 100 से पहले, जो है वो गालिबन 83-84 थे कि आधी जो कीवी टीम थी वो पवेलियन लौट गई। लेकिन उसके बाद समझ नहीं आई, शुरू में आमिर के सिर्फ 4 ओवर हुए थे, उसने आपको जो है वो मार्टिन गप्टिल जैसी विकेट दिलवा दी थी। कहाँ लेके जाने थे उसके ओवर, वहाँ पे आपने इस पार्टनरशिप को जो ग्रैंड होम और उसके दरमियान लगी नेशम के दरमियान, आपने क्यों ये पार्टनरशिप बिल्ड होने दी कि वो रन्स जो है वो 200 क्रॉस कर गए। अब गालिबन 49वां और 50वें ओवर का खेल रह गया और तकरीबन 216 या 217 रन बन गए। भी यही की जा रही थी कि 230 का टोटल। अरे नहीं, जिस तरीके से हमने 80 से पहले 90 से पहले आधी टीम भेजी थी तो ये लग रहा था कि 160-170 के दरमियान आप टीम पकड़ सकते हैं। क्या हुआ कि हमारे हाथ में फूल गए, हम इतने रिलैक्स हो गए, अब ये 230 के से करीब जो है रन बन जाएंगे। मुश्किल होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत आसानी से जीत जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि मैच नहीं जीत सकते। पाकिस्तान इसमें मुकम्मल तौर पे आ सकता है। विकेट जो है वो बेशक बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है, लेकिन बैट्समैनों के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो माइलेज है। यहाँ पे आप देखें कि उनकी ये जो है ना टेल कहलाती है। नीचे के बैट्समैन अगर आके 82 और एक ने 50 बना दी है, इतने रन बना रहे हैं, तो पाकिस्तानियों ने भी अगर 2 पार्टनरशिप लगा दी तो ये मैच जो है हम आसानी से जीत सकते हैं। सिर्फ अब हमने जो बॉलिंग में गलती कर ली वो हमें बैटिंग में नहीं करनी, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। बॉलिंग में हमने ये किया कि रिलैक्स हो गए, बैटिंग में हमने रिलैक्स तो होना है, जल्दबाजी नहीं करनी, तो यकीनी तौर पे मैच जीतेंगे। अच्छा, सामने वाली टीम तो डिफेंसिव खेल रही थी, आप क्या समझते हैं कैसा खेल पेश करना चाहिए? मैंने आपको अभी कहा ना कि हमें बहुत ज्यादा जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हमने उनको जल्दी आउट कर लिया। हो गए हम थोड़े ऐसा ही हुआ ना 83 के 84 पे जब उनके 5 आउट किए तो आपने कहा अब तो मैच ही जीत गए। तो मैच अभी पड़ा हुआ था, उन्होंने बहुत आराम से स्लो एंड स्टेडी जो है वो स्कोर को बढ़ाते गए और 200 बना लिए। एक ही विकेट जो 5वीं के बाद जो 6ठी विकेट तक वो जो है 200 क्रॉस कर गए। तो अब पाकिस्तान को भी यही करना है, पाकिस्तान को जाके कूल एंड काम रखना है, पाकिस्तान को जाके जो है एग्रेशन नहीं दिखानी। जहां पे बॉल मिले वहां पे आप बाउंड्री लगाएं, अगर बॉल नहीं मिले तो आप जो है बस स्ट्राइक रोटेट करते रहे। 300 गेंदें आपने खेलनी है। अगर 300 गेंदे में अभी मैच चल रहा है, अगर आपको 235-240 का भी टारगेट मिलेगा तो आपके पास 50 से 55 गेंदें ऐसी होंगी जो आप डॉट भी खेल सकते हैं, जो आप लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप हर बॉल पे जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, छक्के चौकों की जरूरत नहीं है, जरा सुकून के साथ खेलें और ये सोच के खेले कि जीत आपकी है, यकीनी है। गुज़िश्ता रोज़ मैं देख रही थी कि कुछ जगहों पर सुन रही थी, गालिबन वसीम अकरम ने ये कहा था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी मेरी टीम में हिस्सा होते तो मैं इनको कंटिन्यू करवाता। हालांकि बहुत सारे नाक़दीन ऐसा कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्म नहीं किया लास्ट टाइम, तो इनको नहीं खेलना चाहिए। अब क्या समझते हैं आप, फॉर्म में आए आज, नज़र भी आए, तवक्कात क्या हैं आगे इनसे? तवक्कुआत आगे भी अच्छी हैं और माजी में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक बैड पैच आया कि वर्ल्ड कप में वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके थे। रन्स उससे पहले इंग्लैंड सीरीज में भी उन्होंने रन्स बहुत दिए। आज जो है वो कदरे बेहतर बॉलिंग की, नपी तुली बॉलिंग की। असल मामला यही होता है कि आप अपनी लाइन से ना हटें। अगर आपको एक आधा चौका पड़ भी जाए तो आप लाइन से ना हटें, और आज उन्होंने ऐसा ही किया और उसी वजह से आपको विकेट्स भी मिल गई। इसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अप्लॉज करना पड़ेगा उसके लिए कि जो हमारे फील्डर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। आज क्विक रहे हमारे फील्डर्स। आप अगर देखें तो सरफराज ने जो कैच पकड़े विकेट के अकब में, एक तो फर्स्ट स्लिप पे जाके उसने कैच पकड़ा कीपर ने। तो इस तरह की जब चाको चौबंद जो है वो फील्डिंग होगी तो इसी तरीके से आप टीमों को कम पे आउट कमेंट इस पे और भी कीजिएगा। सरफराज ने जिस तरह से वो कैच पकड़ा है, हम कोशिश करते हैं वो दिखाएं भी। सरफराज ने बता दिया फिट है, वो फिटनेस पे उनके कोई सवाल नहीं उठा सकता।
बिल्कुल जी, वो जिसने सवाल उठाया था उसके बाद तो बहुत लेदे हुई, उसको माफी मांगना पड़ी। फिट है, लेकिन ये जरूर है कि लीन होना पड़ेगा। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान टीम का मोराल जो है हम सबको बुलंद करना है। आप भी यही कर रही हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ। लो टोटल पे हम इनको आउट कर सकते थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रन बना गए। तो जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रन बना गए तो अब आपको देखें, जिस विकेट पे आपने उनका टॉप ऑर्डर साफ कर दिया, उस विकेट पे आपको भी मुश्किल होगा। जब बॉल पुराना हुआ तो आपका बॉल जो है वो आप उनकी विकेट नहीं गिरा सके। जब तक बॉल नया था तो वो अनप्लेएबल बॉल हुआ था, आपकी विकेट्स गिर रहे उनकी विकेट्स गिर रही थी। तो अब जब उनकी बारी आएगी तो उनको भी नया बॉल मिलना है। विकेट पे पैचेस पड़ गए हैं, आप देखें कि दोनों एंड पे आपको ऑफ स्टंप से बाहर और मिड विकेट पे जो है ना, वहां पे आपको मिड विकेट की बात, मतलब पिच की बात कर रहा हूं, वहां पैचेस पड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बॉलर जब लैंड करता है बॉल करा के तो वो उसके स्पाइस पढ़ के वो पैचेस हैं, तो वो पैचेस जो हैं उनको भी हेल्प देंगे। तो जो जूस होगा अब, क्योंकि एक तरीकाकार होता है कि एक इनिंग होती है तो जो बॉलिंग साइड है वो अपना जो है रोलर ले लेगी, तो वो अपना रोलर किस हिसाब से लेते हैं, बैटिंग साइड सॉरी, किस हिसाब से ये रोलर लेते हैं, किस हिसाब से उसका जो है वो मॉइस्चर विकेट का होता है और किस तरीके से ये उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आसान नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता, जीत के इम्कानात तो मेरे नज़दीक जो है वो अभी भी पाकिस्तान के 80% हैं। इतना बड़ा टोटल बन गया है जो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के 80% चांसेस हैं। लेकिन ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा कि जब इंग्लैंड और श्रीलंका टकराए थे तो श्रीलंका के सिर्फ 4% चांसेस थे और 96% चांसेस जो हैं वो इंग्लैंड के थे। सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फ्लिप हो गया रिजल्ट। तो आज खुदा ना खास्ता फ्लिप हो गया तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आगे जाके। तो इसलिए छोटे टोटल पे हमने फिर भी आउट कर दिया। कौन सी वो मुश्किलात हैं जिस पे हमें कंट्रोल करना होगा, जो अक्सर हमारे खिलाड़ी गलतियां कर जाते हैं जब क्रीज पर मौजूद होते हैं? किस किस पे कंट्रोल करना होगा कि फिर ये 80% की जगह शुएब यहाँ पर बैठ के कह रहे होंगे 100%? जी मैं तो कह रहा था 100% हमारा ही होगा। किरण, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है और वो है जल्दबाजी नहीं करनी। आपने बाहर जाते हुए जो गेंदे हैं उनको बल्ला नहीं लगाना, क्योंकि अभी तक हमारे बैट्समैन क्या होता है, जो बॉल बाहर जा रही होती है उसको खुद जाके बल्ला लगाते हैं और विकेट दे बैठते हैं। सिर्फ आपने जल्दबाजी नहीं करनी। ये मैच लिख के रख लें कि ये मैच हमारा है। अगर हमने जल्दबाजी ना की, और अगर हमने जल्दबाजी की तो मैं नहीं चाहता कि वो कमेंट भी करूं। हाँ। हमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपको फाइनल 4 खेलना है। ये एक मुश्किल मैच था आपका, ये आप जीतते हैं, अगले दोनों मैच जीतते हैं तो आपको किसी की अगर मगर की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट अवे जो है फाइनल 4 में चले जाएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता आज का मैच आपके हाथ से निकल गया, अगले 2 मैच जीतने के बावजूद आप दूसरी टीम को भी, इंग्लैंड जिससे ज्यादातर कंपैरिजन हो रहा है, तो आप ये विश कर रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे सारे पाकिस्तानी कि इंग्लैंड अपने मैचेस हार जाए। क्योंकि अगर आप आज का मैच हार गए और अगले 2 मैचेस भी आपने जीत लिए तो आपके पॉइंट्स होंगे 9। इंग्लैंड इस टाइम 8 पॉइंट्स पे खड़ा है, उसको 2 मैचेस खेलने हैं। अगर वो एक हारा एक जीता तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 10। और शायद कल भी हमारी दुआओं से इसमें एक और, बिल्कुल हमारी दुआएं तो हैं ही हैं। इसमें एक बात और ऐड कर लूं, ज़हन नशीन रखें कि खुदा ना खास्ता आज का मैच निकल गया तो इंग्लैंड ने एक मैच इंडिया से खेलना है। मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे जो बहस चल रही है, फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे बहस चल रही है कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच होना है, वो मैच पाकिस्तान को आउट कर सकता है। ठीक है, अच्छा क्योंकि सोशल मीडिया की आपने तस्करा छेड़ा है, तो सोशल मीडिया पर ये 92 के वर्ल्ड कप के साथ इसको बहुत ज़्यादा मिलाया जा रहा है और ऐसा हो भी रहा है। अब हालात पिछले और अब वाले हालात एक जैसे, हमें बहुत ज़्यादा ही कोइंसिडेंस होते जा रहे हैं। बताइएगा, कुछ याद है 1992 में क्या हुआ था? क्या वो गलतियां थी जो पहले से हम करते हुए आ रहे थे और फिर 92 में वो नहीं हुआ और उसके बाद मैच हमारे पास आ गया? चेस तो हमने किया था। किरण, मुझे तो इतना पता है कि मेरे दोस्त ने मुझे एक टेक्स्ट किया, उसने कहा जट भाई तुम 92 में कहाँ थे? मैंने कहा लाहौर। उसका अगला जो टेक्स्ट आया उसने कहा खुदा का वास्ते दोबारा चले जाओ, हमें वर्ल्ड कप जीतना है। तो लोग तो अब ये बात कर रहे हैं कि जब सब चीजें हो रही हैं तो उन चीजों को भी रिवर्स करना शुरू कर दे। तो किरण, आप 92 में कहाँ थी? मैं थी 2 साल की। तो फिर अब 2 साल की नहीं हो सकती, लेकिन हम 2 साल तक जीत का जश्न मना सकते हैं। हाँ। 2 साल क्या 4 साल तक जीत का जश्न मनाएंगे। हम सब दुआ कर रहे हैं कि 92 में जो हुआ वो हुआ, 2019 में जो हो वो पूरी दुनिया देखे। चलें, वेरी गुड जी, और बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। अब्बास शब्बीर भी ज्वाइन कर चुके हैं साथ, और यहाँ पर बैठकर, मतलब पाकिस्तान में स्टूडियो में बैठकर शुएब जट जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन अब्बास शब्बीर तो वहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं इस वक्त के क्रीज की हालत क्या है, कितना पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बल्लेबाजों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो अब्बास, जो हम सुन रहे थे, हमें पता चला है कि 90% वहाँ पर पाकिस्तानी फैंस मौजूद हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। तो मुझे यकीन है कि आप भी उन 90% फैंस में इस वक्त तो शामिल होंगे जिस तरह परफॉर्म करेगी टीम पाकिस्तान। जो है वो दुरुस्त होगा, इतने ही फैंस हैं, बल्कि होम क्राउड वाला एडवांटेज है पाकिस्तान को आज के इस मैच में। और डेफिनेटली बहुत अच्छा पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स और पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया है न्यूजीलैंड को। एक
क्योंकि एक अच्छी टीम वर्ल्ड कप के अंदर समझी जा रही थी और अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उसके बावजूद इस टीम को इतना रिस्ट्रिक्ट करना, ये पाकिस्तानी बॉलर्स का आज कमाल है। और बड़ा अच्छा माहौल है इस वक्त यहाँ पर। मैंने आपको बताया, जिस तरह होम ग्राउंड अगर कराची में आप मैचेस देखते हैं, PSL वगैरह के मैचेस होते हैं, तो अपना ही क्राउड होता है सारा। तो यहाँ पर भी इसी तरह ही है और बड़ी एप्रिसिएशन है इस अच्छी परफॉर्मेंस की। अच्छा, अब अब्बास ये बताएं, जिसका शिकवा अभी शुएब भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 40 ओवर्स तक तो गेम ऐसा था, हमारे हाथ में था, फिर उसके बाद हमने देखा अचानक फील्डर्स को क्या हो गया, अचानक बॉल जो है वो एक विकेट लेना मसला बन गया, रन्स भी फिर खिंच गए, और जो प्रेडिक्शन वहाँ पर ग्राउंड में की जा रही थी कि 230 तक टोटल जाएगा, उसके करीब करीब पहुँच गए न्यूजीलैंड। क्या ऐसी गलतियाँ हुई, क्या आपने ऐसा मसला देखा जिसकी वजह से फिर विकेट नहीं ले पाए हम? देखिए, बड़ा अच्छी पार्टनरशिप दो प्लेयर्स ने की है और यही बड़ी टीमों की निशानी होती है कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो खड़े रहते हैं विकेट्स के ऊपर। 4 आउट भी हो जाएं, लेकिन उसके बाद आप देखें 5 आउट हो गए और इस तरह लग रहा था कि 200 रन भी न्यूजीलैंड के लिए बड़े मुश्किल होंगे। लेकिन उन्होंने हमारे बॉलर्स को अच्छा खेला है, बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली है। उन्होंने प्रूव किया है कि 5वां नंबर हो या 6ठा नंबर हो, हम खड़े होकर खेल सकते हैं। और अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा इस ग्राउंड पर, क्योंकि जो टोटल अब 229, 95 पे 5 थे और इतना बड़ा टोटल एक अच्छी इनिंग्स के साथ तो बूस्टअप होती हैं टीमें, और जो प्लेयर बेंच के ऊपर बैठे होते हैं और जिन्होंने बॉलिंग करनी होती है, इस परफॉर्मेंस को देखकर तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स टफ टाइम देंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। वो अलग बात है कि अपना क्राउड है, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों को बड़ा सेंसिबल खेलना होगा, जिस तरीके की यहाँ पर विकेट है और जिस तरह। और अब्बास शब्बीर, क्या समझते हैं कौन से वो बैट्समैन हैं जो तवक्कात पर पूरा उतर सकते हैं, जो सेंसिबल खेल पेश कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की टीम हमेशा से बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। फखर जमान, इमाम हैं, हफीज हैं। देखिए, अच्छे हमारे पास बैट्समैन भी हैं, खेल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं अगर गलतियां ना करें, गलतियां ना दोहराएं तो। लेकिन आज के इस मैच में तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली इनको बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि बॉलर्स ने अपना रोल प्ले कर दिया जो करना था। अब इस विकेट के ऊपर अगर हमारे बैट्समैन इतना स्कोर भी नहीं कर सकते, जो कि 237 हुआ है, 238 अब टारगेट होगा रिक्वायर्ड, तो अगर ये भी नहीं कर सकेंगे तो फिर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन डेफिनेटली ये इस वक्त सरफराज। चलिए बस, अब जुट मिल चुका है, पाकिस्तान ने 238 रन्स बनाने हैं। न्यूजीलैंड को आज के गेम में शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान को सेंसिबल बैटिंग करनी है और बैटिंग करते हुए 238 का स्कोर बनाना है। सेंसिबल बैटिंग करनी है, जरा संभल के खेलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 300 बॉल्स आपने खेलनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप चौके छक्के लगाएं। वैसे पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी कौम तो यही चाहेगी कि फिर ज़बरदस्त और बेहतरीन गेम हम देखें आज का। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज का मैच जीतने के लिए जितनी अच्छी बॉलिंग, जितनी मेहनत बैट्समैन की जानिब से हम समझ रहे हैं कि करनी चाहिए, जो कर चुके हैं बॉलर्स, उतनी ही मेहनत अब बल्लेबाजों को भी करनी है कि जिससे हम ये टोटल कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से मुश्किलात का सामना ना हो। यकीनन न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइन भी बेहतरीन है, तो टफ टाइम तो मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान को ज़रा संभल के खेलना होगा। और आज का मैच जितना एक्साइटिंग ये हो चुका है आगाज से, उतना ही खूबसूरत मैच का इख्तिताम भी होना चाहिए। और इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान सोच रहा है कि जो शुरू में आसान दिख रहा था और शुरू में जो ऐसा दिख रहा था मैच के, जी अब तो ये हमारे हाथ में है। तो अब जो टोटल हुआ है 237 का और 238 पाकिस्तान ने स्कोर करना है, तो इसको देखकर अब दोबारा से वो वाली कैफियत की दुआएं, उम्मीद और सारे तमाम बैट्समैन से ये ख्वाहिश कि आप संभल के खेलें, ज़रा रुक के खेलें और इतना अच्छा गेम पेश करें कि फ़तह यकीनी बने। अब्बास शब्बीर, जैसा कि आप कह रहे थे कि 238 इतना आसान टोटल नहीं है चेस करने के लिए। अच्छे तरीके से बैटिंग की जाए, बड़े सेंसिबल तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप स्टैंड लिया जाए विकेट के ऊपर आराम, क्योंकि इतना 300 बॉलें हैं और 238 है, ये कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं है अगर गलतियां ना की जाएं तो। और डेफिनेटली आज पाकिस्तान के लिए क्योंकि एक अहम मैच है और तमाम प्लेयर्स जिम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि इस मैच में कामयाबी इनको वर्ल्ड कप के अंदर आगे लेके जा सकती है, तो इसी तरह ही खेलेंगे। डेफिनेटली एक जिम्मेदारी और पूरी कौम को भी यही उम्मीद है। फ़खर है, इमाम है, हफीज़ है, हारिस सुहेल अच्छे टच में लास्ट मैच में हमें नजर आए, सरफराज खुद है, तो एक अच्छा हमारे पास बैटिंग कॉम्बिनेशन भी है, ऐसी बात भी नहीं है। हम
साउथ अफ्रीका को हमने हराया है, हमने इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, बीच में हमारे से गलतियां हुई हैं, लेकिन अभी हम फॉर्म में हैं और आज सरफराज ने भी कहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं जी। और डेफिनेटली न सिर्फ सरफराज ने बल्कि मोहम्मद आमिर ने भी ये बात कही, शुएब मलिक ने भी अपने ट्विटर में यही बात कही थी कि हम कम बैक करेंगे। और पाकिस्तान टीम जिस तरह का गेम पेश कर रही है, हमें नजर आ रहा है कि कम बैक कर रही हैं। जिस तरह से एक नाउमीदी, एक मायूसी का सा आलम था पूरे के पूरे पाकिस्तान में, तमाम शायकीन ये सोच रहे थे कि क्या किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। तो अब जिस तरह से कम बैक किया है और जितना अच्छा मैच का आगाज़ किया है, अनबीटेबल न्यूजीलैंड जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि पता नहीं कितना टफ मैच होने जा रहा है, तो आगाज़ जितना इसका खूबसूरत था, उसी तरह की एक्सपेक्टेशन अब पूरी पाकिस्तानी कौम रखे हुए है हमारे खिलाड़ियों से, हमारे बल्लेबाजों से कि ओपनिंग बैट्समैन आए, संभल के खेलें, विकेट पे मौजूद रहें और इस रन को इस चेजिंग रन को मुकम्मल कर दें। तो ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है, यकीनन एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है। बर्मिंघम में न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 237 रन स्कोर किए हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ हो और पाकिस्तान सेंसिबल तरीके से गेम खेले ताकि आज हमारी फतह यकीनी हो। इसके अलावा एक और भी रिकॉर्ड बन रहा है, डॉलर का रिकॉर्ड बन रहा है जिसकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। इस पर बात कर लेते हैं। नहीं रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही है तो पुराना हो गया। अब डॉलर की दौड़ को अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, क्योंकि डॉलर की कदर में हो रहा है मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ऊंची उड़ान के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 18 पैसे महंगा हो गया है। तो इंटरबैंक में डॉलर पहली बार नई बुलंद तरीन सतह 162 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक रवा माह जून में अब तक डॉलर 14 रुपए 24 पैसे महंगा हो चुका है। जून में डॉलर 14 रुपए 24 पैसे महंगा होने से मुल्की बैरूनी कर्जों में 1490 अरब रुपए इजाफा हुआ। यह है रुपए और डॉलर की सांप सीढ़ी, बल्कि डॉलर के लिए सीढ़ी है, सारे डसने वाले सांप रुपए के लिए है। ये खेल वैसे तो पाकिस्तान बनने से जारी है, लेकिन पिछले साल से इसमें खासी तेजी आई है। 2017 में 110 के आसपास रहने के बाद एक साल में ही डॉलर 140 के नज़दीक पहुंच गया है। मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि किस तरह से डॉलर ऊपर और ऊपर जाता रहा है। ज़रा ग्राफिक्स में आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, सामने देखिएगा ज़रा। मार्च, जून और जुलाई की छोटी सीढ़ियों के बाद अक्टूबर और फिर दिसंबर ने डॉलर को ऊंचा उड़ाया है। अदायगियाँ कैसे होंगी, IMF के पास जाएं या ना जाएं, ये वो बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। ये सारे मसाइल नई हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बने हुए हैं। यूं रुपए को सांप डसता रहा और डॉलर सीढ़ी चढ़ता रहा है। 2019 में भी डॉलर की छलांगों का सिलसिला थमा नहीं है। मई और जून में तो हद ही हो गई है, डॉलर तकरीबन 21 रुपए ऊपर जा चुका है। सिर्फ जून में ही डॉलर 9% ऊपर गया है। मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। IMF से कर्ज के मुआहदे के बाद डॉलर को जैसे पर लग गए हैं, खजाने में डॉलर कम है, जबकि तेल और दीगर अदायगियों के लिए इन दिनों खूब डॉलर खरीदे जा रहे हैं। लेकिन कहीं वो अफवाहें तो सही साबित नहीं हो रही, जिनके मुताबिक IMF से डॉलर 165 तक ले जाने का तय हो चुका है। तब्दीली सरकार के आने के बाद डॉलर रॉकेट की रफ्तार से दौड़ आए। तो जनाब इमरान खान अगस्त 2018 में बरसर इख्तिदार आए। इंटरबैंक में अगस्त 2018 से अब तक डॉलर 37 रुपए 66 पैसे महंगा हो चुका है। 10 माह में रुपए की कदर में 30% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। अगस्त 2018 को डॉलर 123 रुपए का था। अक्टूबर 2018 में डॉलर 133 रुपए का हो गया। फिर आती है दिसंबर की बारी, जहां डॉलर 140 रुपए का हो जाता है। फिर अगला महीना मई 2019 में डॉलर की कदर 152 रुपए तक जा पहुंचती है। फिर जून में ही डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 162 रुपए का हो गया है। तो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे अब जनाब इन आदाद शुमार को देखते हुए 105 अरब डॉलर तक जा पहुंचे हैं। डॉलर की ये बढ़ती हुई दौड़ पाकिस्तान में मजीद क्या मनफी असरात मरतब करेगा, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं माशी तज्जियाकार हैं खुर्रम शहजाद साहब, और इसके साथ साथ फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। खुर्रम साहब, इतनी तेज़ी से रुपए की कदर में कमी से क्या नताइज आप देख रहे हैं सामने आएंगे?
देखें, इसमें ज़्यादातर हमारे इकोनॉमी पे रुपी जो है में गिरावट आती है, तो उसमें दो तीन इश्यूज होते हैं बड़े। एक तो देखें, हम इंपोर्ट्स काफ़ी करते हैं आज भी, और उसमें ऑयल का बहुत बड़ा पोर्शन है। ऑयल में अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 1/3 हिस्सा इंपोर्ट्स का अभी भी ऑयल है। तो ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस और दूसरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन में जो है इजाफा होता है। एक आम आदमी पे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट का फर्क पड़ता है, प्लस डायरेक्ट कॉस्ट भी उसे जो है वो मिलती है, और उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट जो कॉस्ट मिलती है, यानी कि अगर वो अशिया खरीदने जाता है तो वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचती है, तो उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो एक तो महंगाई का जो है वो असर होता है आम आवाम पे। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो टोटल हमारे यहाँ कर्जाजात हैं, उसमें अगर आप बाहर की कर्जाजात देखें तकरीबन कोई 97 अरब डॉलर्स हैं। तो अगर 1 रुपया अगर चेंज होता है तो वो 1 रुपया कह लें या 10 रुपये कह लें, जैसे कि अभी जो है तकरीबन कोई पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो कम से कम कोई 10 से 12 रुपये जो है इंक्रीज हुआ है डॉलर। और अगर आप 10 से 12 रुपए की बात करें तो तकरीबन आपके यहाँ जो है वो 1.1 ट्रिलियन से 1.3 ट्रिलियन 1200 से 1300 अरब तक का जो कर्जा है वो आपका ऐड हो गया है आपकी जो है वो फॉरेन करेंसी डेट में, यानी कि बाहर की जो अदायगियां हैं उसमें तकरीबन कुछ 1100 से 1300 अरब के बीच में जो है आपके यहाँ कर्जाजात ऐड हो गया। इसके अलावा जो है ओवरऑल आपके यहाँ जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी कि यहाँ से महंगाई में इजाफा होता है तो फिर जो आपके शरह सूद है उसमें भी इजाफा किया जाता है। जब उसमें इजाफा किया जाता है तो उसके साथ साथ खुरम ये भी देखिए आप कि इम्पोर्टर्स हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, वो मामलात अपने जितने कीमत में तय कर रहे होते हैं दरामदात के लिए, फिर उसके बाद इतने में यहाँ पर कीमत बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाते हैं कि अनसर्टेनिटी कब तक रहेगी, कि इससे निजात मिले, डॉलर में ठहराव आए तो फिर वो अपने काम का आगाज़ करें। मैं आती हूँ इस जानिब दोबारा आपकी तरफ। मलिक बोस्तान साहब भी सर चुके हैं। मलिक साहब, सबसे पहले मुझे बताएं डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ये वजूहात क्या है, क्यों ये नाम ही नहीं ले रही है रुकने का? इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि जब से IMF का वक्त पाकिस्तान आया था तो ये दोनों उन्होंने और स्टेट बैंक ने ये उनसे एग्री किया था कि मार्केट को डिमांड और सप्लाई पे रखा जाएगा। और डिमांड और सप्लाई का मतलब ये होता है कि जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का रेट भी बढ़ेगा, जब डिमांड ख़त्म होगी तो उसका रेट कम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो डिमांड तो हमारी हर वक्त बरकरार रहती है। इस वक्त हमें सालाना तो कोई 17 अरब डॉलर खसारे का सामने है। तो ये मैं समझता हूँ हमें इसको अक्लमंदी तो ये थी कि जब हमने ये प्रॉमिस कर ही लिया था तो हमें अपनी डिमांड को कम करना चाहिए। रेट बढ़ाने से कभी भी डिमांड कम नहीं हुई आज तक। ये पूरी रिकॉर्ड आप देख लें, जितना डिमांड रेट बढ़ाएंगे इतनी डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी। तो उससे ये होता है कि मार्केट ड्राई हो जाती है और उससे जो है इंपोर्ट भी आपकी हट होती है, एक्सपोर्ट भी आपकी हट होती है, क्योंकि एक्सपोर्टर अपनी प्रोसीड रोक लेते हैं। उससे डॉलर बढ़ने से एक तो तनख्वाहें तो लोगों की बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ जाती है, गुर्बत में इजाफा हो जाता है, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इस हुकूमत पर लोगों की बड़ी उम्मीदें थी और हुकूमत को उन उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहिए। हमारी 15 मई को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मीटिंग भी हुई थी और हमने ये चीज़ें उनकी गोश्त गुजार। और मलिक साहब, मुझे ये भी याद है गालिबन आपने ये भी कहा था कि ये कुछ दिनों के लिए है जो डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, फिर ये ठहराव इसमें आ जाएगा। तो ये बात आपने किस तनाजुर में कही थी? क्योंकि आपकी ये बात कहने के बाद से अब तक तो ऐसा नहीं देखा, अब तक तो हम बढ़ते हुए ही देख रहे हैं डॉलर की प्राइस। ये हमारी बात बिल्कुल आपने देखा होगा, हमारी जब ये मीटिंग हुई इससे पहले डॉलर का रेट 154 था और उसके बाद 148 तक गया ईद के दिनों में, आपको याद होगा। ईद के बाद जब छुट्टियां ख़त्म हुई तो डॉलर का रेट इंटर बैंक में 9 रुपये पहले बढ़ाया गया, 157 तक लाया गया और फिर आज जो है दोबारा 7 रुपये बढ़ा दिया गया। तो जब डॉलर का रेट बढ़ेगा तो उसका नतीजा ये होता है, जो लोग हमने कौम से अपील की कि डॉलर बेच के पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ। लोगों ने बड़ा हमारे साथ ताउन किया और हमने, आप यकीन करें, 15 मई से लेकर आज तक कोई 30 करोड़ डॉलर आवाम ने हमें हमारे एक्सचेंज कंपनी के काउंटर पे दिए। उसमें रियाल थे, दिरहम थे, पाउंड थे, यूरो थे। तो ये हमने इंटर बैंक में हुकूमत पाकिस्तान को फराहम किए। तो कौम की बहुत बड़ी कुर्बानी और कौम आज भी दे रही है। इन हालात में भी हमें लोग बाइंग नहीं करने आ रहे, सेल करने आ रहे हैं। ये अलग बात है कि अब वो जोश खरोश नहीं रहा, डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से लोग वेट करेंगे और बेहतर रेट होएगा तो हम उस जाकर सेल करेंगे। लेकिन उससे हमारी इकानमी पे, हमारी सलामती को भी ख़तरे में पड़ जाएगा अगर रेट पे यहाँ पे रोका ना गया। तो हमने स्टेट बैंक से भी बात की है, हुकूमत से भी बात की है, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग भी हुई थी। तो उन्हें मैंने ये कहा था कि हमें 2 चीज़ों पर अगर हम अमल कर लें तो हमारी डिमांड बहुत हद तक कम हो सकती है। एक तो मैंने उन्हें ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें फौरी तौर पर
लग्जरी आइटम पे फौरी तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए, उससे 15 से 20 अरब डॉलर हमारे डिमांड कम होगी। दूसरा हमने उससे ये रिक्वेस्ट की थी कि चाइना के साथ हमारे 15 अरब डॉलर का तजारती खसारा है साल का, तो अगर हुकूमत उसको चैनी और पाकिस्तानी रुपये में उसको एग्रीमेंट कर लेती है, इसको करेंसी स्वाप कहा जाता है, तो इससे भी 15 अरब डॉलर हमारी डिमांड कम होगी। तो ये आप लोग याद होगा, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब जब ये शंघाई फोरम में गए थे तो उन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने बात रशिया से भी बात की है, चाइना से भी बात की है, सेंट्रल एशिया से भी बात की है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव, अगर ये हो जाता है तो डॉलर का रेट खुद ब खुद बढ़ने के बजाय कम होगा, लेकिन इसमें आप कितनी देर लगाते हैं जी। तो ठीक है मलिक साहब, आप ये तजावीज़ दे रहे हैं, एक तो लग्जरी आइटम इसके हवाले से और जो तजारती खसारा है चाइना के साथ, ये दो आपके पास तजावीज़ हैं कि अगर इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाता है तो स्टेबल कर सकते हैं हम डॉलर के प्राइस को, बल्कि डॉलर का रेट कम हो जाएगा। अगर हम इसको इसी तरह वेट करते रहेंगे तो स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा वही कबूतर की बिल्ली को और अगर ये बढ़ती जाती हैं, इसी तरह से बढ़ती जाती हैं, तो फिर ये खतरे की बात है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, सलामती को भी खतरा हमें हो सकता है। खुर्रम साहब बताइएगा, आपके पास क्या तजावीज़ हैं, कैसे रोका जा सकता है? अगर रोके नहीं तो कम से कम स्टेबल तो करें प्राइस को। देखें, इसमें अगर आप जून का जायजा लें, जून हमारे कंट्री का जो है वो ईयर एंड होता है और इसमें जो है पेमेंट्स काफी होती हैं और एक वजह ये भी है कि डेट की रीपेमेंट्स और फिर उसके साथ साथ आपकी जो है इंपोर्ट की रीपेमेंट्स ये जून एंड तक जो है कुछ आखिरी महीने कुछ ज्यादा भी होती हैं। इसके अलावा एक अच्छी चीज ये है कि जुलाई 1 से जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी है तकरीबन कोई 275 मिलियन डॉलर्स पर मंथ की है, तकरीबन को 3 अरब डॉलर्स बनते हैं पर ईयर, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी और उसकी वजह से हमारी जो डॉलर की काफी हद तक रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑयल की वजह से पहले का ऑयल का बड़ा पोर्शन है हमारी इंपोर्ट्स में, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ स्टेबिलिटी या इसकी वजह से आ सकती है, नंबर 1। उसके अलावा IMF के साथ मीटिंग है जुलाई 3 को और लगता ये है कि उसके अगले 1 से 2 वीक्स में IMF का जो है वो जो एग्रीमेंट है वो साइन होते ही हमें पहली ट्रांच मिल जाएगी जो कि 500 से बिलियन डॉलर की हो सकती है। और इसके साथ साथ ADB और वर्ल्ड बैंक जो उनके साथ टैग्ड होते हैं उनकी तरफ से भी हमें कुछ 1 से 2 अरब डॉलर, जिस तरह से मुशीर खजाना ने कहा कि 1 से 2 अरब डॉलर यहाँ से भी हमें मिल सकते हैं। तो ये इनिशियली हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कतर ने जो है अभी तकरीबन को 3 बिलियन डॉलर की बात की है कैश सपोर्ट की और इन्वेस्टमेंट की शॉर्ट टर्म में, और उसके साथ साथ जो है तकरीबन को 9 अरब डॉलर की बात की है टोटल ट्रेड कमिटमेंट की। तो मेरे ख्याल में ये जो ऐसी स्टेप्स हैं जो कि जुलाई में रुपये को स्टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ बहुत हैं, जिसमें हमें एक तो जो SOEs हैं स्टेट ऑन एंटिटीज, इनके लॉसेस का या तो कम करने चाहिए या फिर इन्हें हमें जो है वो बेचना चाहिए ताकि हमारे यहाँ जो है जो एक्स्ट्रा लॉस यहाँ से आता है बजट पे वो कम हो और हमारा फिस्कल खसारा कम हो। क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट्स की जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आपकी यहाँ इन्फ्लेशन होती है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा बढ़ता है। 1% जो है शरह सूद में इजाफे से तकरीबन कोई 250 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है सीधा सीधा फिस्कल डेफिसिट मालियाती खसारे में। जी बिल्कुल, और वहीं से फिर मजीद कर्जेजात के दायकियां होने की वजह से मजीद कर्जे लिए जाते हैं, फिर मजीद रुपये जो है वो डिवैल्यू होता है, तो एक ट्रैप बन जाता है ये। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें जो है एक तो जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं इनके लॉसेस कम करें या फिर इनको बेचें या इनसे किस तरह से जान छुड़ाएं नंबर 1, या इनको ठीक करें। दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है कि हमारा इस वक्त जो है जो खसारा है उसकी वजह से हमें इनसे निकलना चाहिए नंबर 1। दूसरा हमारे यहाँ जो है ग्रोथ जो है वो नहीं देखी जा रही, ग्रोथ को थोड़ा प्रमोट करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को ठीक करने की जरूरत है, और फिर अपना नैरेटिव जो है वो हमारा कंट्री की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए ज्यादा होना चाहिए बनिस्बत जिससे कि हम सिर्फ करप्शन की बात करें। तो ये सब चीजें हों तो मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, अब ये तजावीज़ हैं आपकी जानिब से जो दी जा रही हैं। मलिक साहब अभी आज़मीन हज भी जाएंगे, अब वो भी आएंगे, बड़ी तादाद में ओपन मार्केट से खरीदेंगे डॉलर को, तो देख रहे हैं आप आइंदा चंद हफ्तों में रुपए पर दबाव बढ़ सकता है? सर देखिए फ्री मार्केट में मैंने जैसे पहले बताया कि कोई दबाव नहीं है, बल्कि हमारे पास डॉलर सरप्लस है। हम हर रोज़ 5 से 7 मिलियन डॉलर इंटर बैंक में सिलेंडर कर रहे हैं, पब्लिक बिल्कुल नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा साइन है पब्लिक की तरफ से। पब्लिक वही लोग बाइंग कर रहे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़े हैं या हेल्थ के लिए जिनको ज़रूरत है या जिन्होंने सफ़र करना है, और कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल लोग नहीं रह रहे। तो मैंने सब आज़मीन आज ने तो इससे पहले ही अपने पैसे कन्वर्ट कर लिए, उनका प्रेशर भी नहीं है हमारे ऊपर। तो हमें हुकूमत को और बैंकों को मैं समझता हूँ ये पॉलिसी अपनानी होगी कि हमें इसको डिमांड को कम करने के तमाम टूल यूज़ करने चाहिए। और मैं समझता हूँ जो जुलाई में हमारे ऊपर काफ़ी दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि एशिया बैंक
वर्ल्ड बैंक और इस्लामी बैंक जो है हमें 2-2 अरब डॉलर देंगे, 6 अरब डॉलर ये आ जाएंगे, 6 अरब डॉलर की प्राइस में कुछ कमी 3 अरब डॉलर जो है कतर के आ जाएंगे, तो दबाव कम होएगा और पाकिस्तानी सिस्टम में जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में आने मलिक साहब दबाव तो कम होगा, डॉलर की कीमत पे कमी होगी। लगता तो यही है कि अगर ये जिस तरह उन्होंने फरमाया कि अगले डिफर पेमेंट भी हमारी हो जाएंगी और 275 डॉलर का ये हमारा माना जो है वो डिमांड कम होगी, तो मेरा उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जुलाई में डॉलर, क्योंकि जैसे गवर्नर साहब ने भी अपनी लास्ट वीक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी तो उन्होंने भी यही बात की थी 30 जून तक हमारी पेमेंट है और हमने फिस्कल ईयर में इनको सेटल करना है, उसके बाद दबाव कम होगा तो यकीनी तौर पर रुपये का मुस्तकम भी होगा और डॉलर का रेट गिरेगा भी। अच्छा खुर्रम, मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। एक बड़ा आम सवाल है जो अब अवामुन्नास की जानिब से आता है कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो डेफिनेटली फिर तेल की कीमतों पर और दीगर चीज़ों पर भी कीमतें बढ़ रही होती हैं, लेकिन अगर कभी हमारी आंखों ने ये देखा कि डॉलर की कीमत कम होती है तो बाकी तमाम चीज़ें उसी जगह पर रहती हैं, महंगाई की वही शरह रहती है, तेल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत वहीं की वहीं रहती हैं। तो ऐसी भी कोई तजावीज़ शामिल होनी चाहिए कि अगर डॉलर की कीमत कम हो रही है तो जो पुरानी कीमतें थी बाकी चीज़ों की वो भी तो नीचे आए। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर कोई बढ़ाता है, और लेकिन जब प्राइसेस गिरती हैं तो बहुत कम लोग करते हैं, और यही इशू होता है। यहाँ पे रोल आता है जो है इकोनॉमिक मैनेजर्स का, फिर ये कह लिया तो ये कह लें कि एजेंसीज का आता है जो कि प्राइस चेक्स रखें मार्केट्स के, जो है वो मार्केट्स पे जो आपकी कंज्यूमर मार्केट्स होती हैं, जो खासकर जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, सब्जियां हैं, उसके अलावा फूड है, इस तरह की जो बेसिक आइटम्स हैं, इस पे प्राइस चेक्स रखने की जरूरत है। अगर प्राइस चेक्स होंगे और ये देखा जाएगा कि जो प्राइस ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल, अगर हम कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं या उससे रेलेवेंट कोई तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, एक तो उसका पास ऑन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इनका इम्पैक्ट क्या आम अशिया पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पूरा लिंक अगर गवर्नमेंट अपने एंड पे इस पे प्राइस चेक अपने एंड पे अगर ये बैलेंस चेक एंड बैलेंस रखे तो नेचुरली आप देखेंगे कि जो हॉर्डर्स हैं या जो प्राइस मैनिपुलेटर्स हैं जो बीच में फायदा उठा लेते हैं प्राइस बढ़ने का और नीचे नहीं करने देते, तो उन पे जो है ये इम्पैक्ट आ सकता है। इससे काफी हद तक जो है वो एक आम आदमी के लिए रिलीफ मिल सकता है। तो ये प्राइस चेक कभी भी नहीं रहे, तो हमेशा जो रेलेवेंट मार्केट तो खुर्रम साहब यानी कि घबराना नहीं है। लास्ट कमेंट लूंगी मैं, मलिक साहब क्या देख रहे हैं आप, कहाँ तक क्या समझते हैं, कहाँ तक डॉलर की प्राइस को फिक्स हो जाना चाहिए, कितना कम होना चाहिए? देखो डॉलर का रेट जो अब पोजीशन 164 है, ये बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की इकानमी के लिए। जीडीपी आपका कम हो जाएगा, लोग गुर्बत बढ़ेगी और इस हुकूमत का जो मैच ख़राब होगा। तो हुकूमत खुद भी बड़ी फिक्रमंद है, हमारी राब्ते में है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह भी डॉलर का रेट को कम किया जाए और पाकिस्तानी रुपये को मुस्तहकम किया जाए। तो उसके लिए जो टूल हैं, मैंने अभी ये भी तजवीज़ दी है कि ज़ीरो मार्जिन एक एलसी का होता है ऑप्शन बैंकों के पास, उस पर पाबंदी अगर फौरी तौर पर लगा दी जाए तो काफ़ी हद तक डिमांड कम हो, क्योंकि इस वक्त जितने भी इम्पोर्टर हैं ज़्यादातर वो जो भी अपना माल इम्पोर्ट कर रहे हैं वो बगैर पैसे के डॉलर के रेट बुक करते हैं और जीरो मार्जिन। ठीक है मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को लेकर हुकूमत खुद भी परेशान है और परेशानी से निकलना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आप साथ मौजूद थे। खुर्रम शहजाद आप साथ मौजूद थे। डॉलर की भी प्राइस और इसके क्या क्या नुकसानात फिर आगे आवाम को बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। और मलिक साहब जैसे कि कह रहे थे कि हुकूमत परेशान है, तो एक और भी तो मामला है, उस पर हुकूमत परेशान है या नहीं, फैसले क्या हुए हैं क्या नहीं, APC के हवाले से बात करूंगी लेकिन ब्रेक के बाद। साहब ने जो APC का इनेकाद किया है उसमें हम APC को कामयाब बनाने के लिए जितनी जल्दी हमारी इनसे पाकिस्तान की जान छूट जाए वो बेहतर है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के साथ कौन खड़ा है और अपनी चोरी बचाने के लिए कौन साथ खड़ा है। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। ऑपोजिशन की APC से पहले ऑपोजिशन जमातों का जो जारहाना रवैया था उसके असरात अमली तौर पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में असम्बलियों से इस्तीफ़ों पर ऑपोजिशन जमातों का इत्तेफाक ही नहीं हो सका। JUI, ANP और पख्तूनख्वा मैप असम्बलियों से इस्तीफ़ों की
हिमायत की है इन्होंने। इनका मौक़िफ़ है कि इससे हुकूमत पर शदीद दबाव पड़ेगा, हुकूमत शदीद दबाव में आएगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अलग है। उन्होंने इस्तीफ़ों की मुखालफत की है और कहते हैं कि इतनी जल्दी हुकूमत को मजलूम नहीं बनने दिया जाएगा। तो पहले ऐवान में एहतजाज किया जाए, इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन होने चाहिए। मरियम नवाज़ कहती हैं कि आज अपोजिशन को कोई फैसला करके उठना चाहिए, आज कुछ न किया तो आवाम मायूस हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ भी दी गई। शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में रेबर कमेटी की तजवीज़ पेश की है जो मिसाक़ मईशत और कौमी चार्टर तैयार करेगी। APC में इस्तीफ़ों के मामले पर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल का कहना है कि मौलाना फजल रहमान को अपनी बेरोज़गारी महंगी पड़ रही है। फजल रहमान खुद किस चीज़ से इस्तीफ़ा देंगे? दूसरी पार्टीज़ के लोग तो असेंबलियों में हैं। बात सुनिए। आपने एक और बात कही कि वो रिज़ाइन कर देंगे। ज़रा पूछ दीजिएगा किस चीज़ से रिज़ाइन कर देंगे? क्या वो मुनाफकत से रिज़ाइन करेंगे? क्या वो झूठ से रिज़ाइन करेंगे? या वो भी माफ़ी मांगेंगे जो डीजल पीते और खाते रहे हैं? वो किस चीज़ से वो माफ़ी मांगेंगे और रिज़ाइन करेंगे? इन बेचारों ने तो फिर इलेक्शन जीता हुआ है, चंद पार्टीज़ हैं, लेकिन उन्होंने किस चीज़ से रिज़ाइन करना है? कभी वो उन्हें जमात इस्लामी मिल जाती थी KP में, कभी कोई और पार्टी मिल जाती थी, उनको इस्तेमाल करके कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप लेके सरकारी पैसों पे लस्सी पीनी थी, सरकारी पैसों पे AC चलाना था, सरकारी पैसों पे इलाज करवाना था। उस शख्स को अब अपनी बेरोज़गारी बहुत महंगी पड़ रही है। तो ऑपोजिशन की APC को लेकर हुकूमत पर इत्मीनान है। तब्दीली सरकार का मौक़िफ़ है कि ऑपोजिशन जमातें एक और कुछ ऐसा ही नज़र भी आ रहा है। जमात इस्लामी और BNP मंगल ने APC में शिरकत नहीं की। APC में अवामी मसाइल पर बात हुई, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की गई, लेकिन अमली तौर पर ऑपोजिशन की जानिब से नया क्या किया गया ये वाज़ेह नहीं है। ऑपोजिशन की अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? बात करने के लिए रमेश कुमार साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसके अलावा अहमद वलीद साहब साथ मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब, ऑपोजिशन जमातों की APC के बाद हुकूमत क्या सोच रही है, क्या लाए अमल इख्तियार किया जाएगा? किरण, मेरे हिसाब से और हमारी पार्टी के हिसाब से आज हमारे पास कोई APC अंडर डिस्कशन नहीं आई है, क्योंकि APC को हम कोई अहमियत नहीं दे रहे। APC सिर्फ अपने आप को बचाव के लिए या जो पार्लियामेंट से बाहर हैं, जो अपने सियासत चमकाने के लिए जो APC कर रही है, मैं समझता हूँ हुकूमत को हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए। अवामी इशूज जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल सिचुएशन में है, वो हमारा फोकस होना चाहिए। कोई हमें और किसी चीज़ का खतरा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ खतरा है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें और अपनी मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए सोचें। बाकी ये APC होंगी, आवाम का आज भी साथ जो है वो इमरान खान है। रमेश साहब, आप कह रहे हैं इस बात पर कोई बात ही नहीं हुई है। चलिए, अगर दोनों पार्टियों में, मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में मफाहमत नहीं हो पाई है इस बात पर, तो ये आपके हक में चली गई। लेकिन अगर इस्तीफों की बात पर एक हो जाती जमातें तो फिर तो मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। कुछ भी नहीं सोचा था, कोई हिकमत अमली नहीं थी। मैं समझता हूँ माजी में कुछ लोग जज्बात में ऐसे करते हैं। PTI में जब माजी में ये गलती की थी तो PTI के अंदर भी मसले मसाइल पैदा हो गए थे, और मगर बाहर से उन्होंने साथ नहीं दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। और इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस्तीफाओं की लेवल पे जाएगी? क्या नून लीग जाएगी, क्या पीपल्स पार्टी जाएगी? उनको पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं कोई डिस्कशन की है, नहीं सोचने की है। मैं हमेशा, आपको पता है कि उन चीज़ों के ऊपर एनर्जी देता हूँ, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है या चीज़ें हो सकती है। तो इस्तीफा का कोई 0.000% चांस था कि कोई APC के अंदर डिस्कशन हो। रही बात रैलियों की, कोई इस वक्त अपोजिशन के साथ अवाम नहीं है कि जो इन गर्मी में निकले, चाहे गैस बढ़े चाहे लाइट के बिल ज्यादा आ जाए, कोई इनकी नहीं है। मोरली मौलाना साहब आउट है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादतों की वजह से उनके ऊपर जो केसेस चले हैं वो उनको फेस कर रहे हैं। और लोगों रमेश साहब ऐसा हुकूमत सोच रही है, ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है। अगर वाकई अवाम को निकालने में कामयाब हो गए, फिर कोई ना कोई तो हिकमत अमली आपकी जानिब से होनी चाहिए ना। न्यूट्रल एनालिसिस आपको मैं ये भी बताऊं, मैं आज बाहर भी था, मैं AJ की इस तरफ भी गया था, वहाँ पे भी लोगों को मैंने सुना, लोग बिल्कुल जो एक्सपेक्टेशन हमारी ऊपर थी उसके ऊपर हम पूरा नहीं उतरे हैं। लोग हमसे इतने, हो सकता है कुछ लोग खुश कम भी हो, मगर लोग आज भी हमसे बेजार नहीं है, लोग आज भी हमसे नाराज नहीं है। लोगों को ये जरूर है
कि आपने बहुत सारी बातें की थी, आपने वो उन चीजों के ऊपर अमल नहीं कर सके हो, हमें जरूर ये कहते हैं, मगर फिर भी हमसे बागी नहीं है कि हमें छोड़ के और वो जाके नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना के साथ मिलके और रैली में शामिल हो। इम्पॉसिबल। तो रमेश कुमार साहब क्या इंतजार कर रहे हैं कि बागी हूँ, जो वादे हैं उन पर अमल दरामद के लिए कोई हिकमत अमली बन रही है? नाउ योर क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। नाउ योर क्वेश्चन अब ये है कि हमें इन चीजों के ऊपर तकबर नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमें अपनी रेड लाइन जरूर समझना चाहिए, हमें इन चीजों को फोकस सीरियसली करना चाहिए। लोगों का जो सब्र, तहमुल और बर्दाश्त और लोगों का जो प्यार है, उसमें जो कमी की अगर कमी और आई तो लाजमी है उन इशूज के ऊपर कभी भी करवट बदल सकते हैं। तो लिहाजा अवाम की मोहब्बतों को कंटिन्यू करने के लिए हमें अवामी इशूज को और ज्यादा रिजेक्शन के लिए फोकस करना पड़ेगा, हमें ज्यादा राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए लगाना पड़ेगा, हमें रिमार्केबल चेंजेस जो है वो लानी पड़ेंगी, वरना बिल्कुल हम भी ये कहेंगे कि आने में हम देर कर दी। बिल्कुल ये चीजें हो सकती हैं, उन चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए। मैं समझता हूँ बजट के ऊपर खान साहब इस चीजों के ऊपर। रमेश साहब, बजट की आपने बात की, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। एक तो बार बार अभी भी ऑपोजिशन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बजट पास नहीं होने देंगे, दूसरी जानिब असद उमर की जानिब से भी इख्तिलाफ किया गया, कुछ तजावीज़ और कुछ इख्तिलाफात रज़ाक दाऊद साहब की जानिब से भी कुछ आए। तरमीम की कोशिश हो रही है? हर चीज में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो उसी वक्त उन चीजों के ऊपर अडॉप्ट हो रही है। बाकी जो फिजूल एक कट मोशन का सिस्टम होता है कि जिसके अंदर 1 रुपया करो, 10 रुपए करो, इसको इस लेवल पे लेके आओ और उसके ऊपर फिजूल डिबेट करना, उन चीजों के ऊपर बिल्कुल अपोजिशन को डिफीट हो रही है। गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी के साथ, वहाँ पे अख्तर मेंगल भी हमारे साथ आज खड़ा था, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट को बजट के हवाले से तो मुझे समझ भी नहीं आता है कि ये क्यों सोचते हैं कि सर फजूल डिस्कशन मैं सवाल कर रही थी हुकूमत के अपने लोगों की जानिब से, असद उमर साहब की जानिब से सवाल कर रही थी, मैं आपसे बात कर रही थी रज़ाक दाऊद साहब की। तजावीज़ मैंने भी दिए, तजावीज़ असद उमर ने भी दिए, तरमीम होगी ने भी बिल्कुल होगी। जो चीजें गलत है वो होनी चाहिए। ठीक है रमेश कुमार साहब, माजी में बहुत बहुत शुक्रिया, मौजूद थे। इंपॉर्टेंट खबर दे रहे हैं आप, तरमीम होगी। अहमद वलीद साहब माफ़ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। पहले तो ये बताइए, आपको लगता है जो तरमीम जो तजावीज़ दी गई असद उमर साहब की जानिब से या फिर रज़ाक दाऊद साहब की जानिब का से भी बयान सामने आया, तरमीम मुतवक्का है, हो सकती है? रमेश कुमार साहब कह रहे हैं होगी। ये एक्चुअली जब बजट तैयार होता है उसकी में सारी तजावीज़ होती हैं, उसके ऊपर बहस होती है। हालांकि पार्टी जो कि हुकूमत में है वो पहले से सारा कुछ डिस्कस कर चुकी होती है, लेकिन फिर एक रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर उसके में तरमीम की जाती हैं। हर बजट में ऐसा ही होता है कि बजट जब पेश होता है उसमें हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से अगर कोई तजवीज़ उनको लगे कि ये सूटेबल है तो उसमें तजावीज़ की जा सकती हैं। जैसे रमेश कुमार साहब कह रहे थे ना कि उनको कोई परेशानी नहीं है, ये जो APC हो कुछ भी हो, आवाम उनके साथ हैं। ये मेरा ख्याल है किसी गलत फहमी में है। इनको परेशानी होनी चाहिए, परेशानी इस पे होनी चाहिए कि डॉलर देखें कि किस सतह पे खड़ा है, महंगाई देखें, पेट्रोल की प्राइसेस देखें। इन चीज़ों से अवाम ज़्यादा देर नहीं चल सकते कि इनके ऊपर रिलाय करें। इनको परेशानी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए। अगर ये कहना शुरू कर देंगे कि हमें कोई परेशानी नहीं है तो बिल्कुल ये गलत बात है। जैसे एंड पे उन्होंने जाके माना कि हाँ हमें चीज़ें ठीक करना पड़ेंगी, तो उसकी ये बात ठीक है कि अपनी चीज़ें ठीक करें, लेकिन अगर ये माने कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो फजूल में बैठी है। देखें इस वक्त अवाम का जो पारा है बहुत हाई है, और अपोजिशन अगर सिर्फ मिल बैठ के उनके सपोर्ट में जस्ट बात ही करेगी तो अवाम के लिए थोड़ी तसल्ली होगी कि अपोजिशन जो है एक जमहूरी हुकूमत में अपोजिशन का काम यह होता है कि अवामी मफादात का ख्याल रखना। तो अगर अवाम की बात वो नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? तो अपोजिशन जो है तो ये कहना कि कोई परेशानी नहीं है, ये परेशानी का बाइस बन सकती है। अहमद साहब 25 जुलाई को सर मुल्क के एहतजाज का फैसला तो हो गया अपोजिशन की जानिब से, सियासी ताकत दिखाने की पोजीशन में है अपोजिशन? देखें पोजीशन जो है जब वो बनती है तो वो खुद ही बन जाती है। देखें अवाम का जो मैं बता रहा हूँ कि जो लेवल है इस टाइम पे अगले 1 महीने में काम होने वाला नहीं है। बजट भी आ चुका है, लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद बजट में कोई रिलीफ आ जाए, क्योंकि उससे पहले चीज़ें तो महंगी हो चुकी थी सारी। लेकिन बजट जो है वो उनके सवा हुकूमत के पास सिर्फ एक ही चारा था कि बजट में वो टैक्सेशन ज़्यादा करें, इतने बड़े बड़े टैक्सेस लगाएं ताकि रेवेन्यू इकट्ठा करें।
तो उससे बर्डन किसको पड़ना है? अवाम को। तो अवाम जो है वो बजट के बाद भी उनकी उम्मीद जो थी थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो गई। तो अब अगर अपोजिशन जो है तो अगर वो उस दिन आप समझते हैं अवामी उमंगे अवामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ख़त्म हो रही हैं, तो इसके लिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत को परेशानी फील करने की भी ज़रूरत है और आवाम की परेशानी को महसूस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे हल करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अहमद वलीद साथ मौजूद थे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।